हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत जोरों शोरों से अपने आने वाले अपकमिंग यूजीसी नेट जून 2024 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 के सीरीज को अभी कवर कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने यूनिट 6 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने यूनिट 6 तक नहीं देखा है प्रीवियस वीडियोस को, तो जल्दी से जाके आप लोग प्रीवियस वीडियोस को पहले चेकआउट करिए और यूनिट 6 तक पहले देख लीजिए सीरियल वाइज। उसके बाद आप लोग यूनिट 7 को देखिएगा, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं, तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यूजीसी नेट से रिलेटेड आप लोगों को अपकमिंग नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं दिसंबर 2023 के यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म पहले आप लोग को याद रखना है। आईएमपीएस मींस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आईएमपीएस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले टू एनाबल द बैंक क्लाइंट टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। सीधी सी बात है, ये आईएमपीएस का मतलब जहाँ पे मोबाइल इंस्ट्रूमेंट का यूज हो, ठीक है ना, बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट के लिए और फंड रेमिटेंस के लिए भी। बिल्कुल सही जवाब है। टू बिल्ड द फाउंडेशन टू ए फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस। हाँ, तो आईएमपीएस का मतलब ही होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जहाँ पे मोबाइल बेस्ड बैंकिंग की बात की जा रही है। सही आंसर है। टू सबसर्व द गोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल पेमेंट। तो आरबीआई का भी एक उद्देश्य है कि हम लोग डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करें, तो ये इस ऑब्जेक्टिव को आईएमपीएस जो है वो फुलफिल कहीं ना कहीं कर रहा है। नेक्स्ट है टू मेक पेमेंट सिंपलर विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। सीधी सी बात है कि आईएमपीएस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मोबाइल नंबर डालिए और उस पर्सन के बैंक अकाउंट में क्या चला जाएगा, पेमेंट चला जाएगा। ई टू रिस्ट्रेन ए नेशनल वाइड पेमेंट सर्विस। नहीं भैया, हमें नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम को रोकना नहीं है, ये गलत जवाब कर दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, आईएमपीएस से रिलेटेड मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो आईएमपीएस प्रोवाइड रॉबस्ट रियल टाइम फंड ट्रांसफर विच ऑफर एन इंस्टेंट 24/7 इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस दैट कुड बी एक्सेस ऑन मल्टीपल चैनल, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, ब्रांच, एटीएम, एसएमएस। ये सब हमारे आईएमपीएस सिस्टम के द्वारा ही तो होता है। आप लोगों को पता है कि अब तो आप बिना एटीएम के भी जाओ, जैसे कि आप लोग जानते हो योनो एसबीआई सुना है, ठीक है ना, उसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ऐप है। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे डायरेक्टली क्या विजिट करो, एटीएम पे विजिट करो। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं भी है तो भी आप तुरंत योनो एसबीआई पे लॉगिन करिए, ठीक है। योनो एसबीआई एटीएम खोलिए, वहाँ पे आप एटीएम में से डालिए कि कैश विड्रॉ करना है, फिर आप उसमें 6 डिजिट का पिन नंबर डालते हैं और पैसा आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है अभी हम लोगों ने देख लिया, टू एनाबल द बैंक कस्टमर टू यूज द मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, मेक पेमेंट सिंपलर जस्ट विद ए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के द्वारा हम किसी को भी तुरंत पेमेंट कर दे। टू सबसर्व द गोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to facilitate the mobile payment system already introduced in India with the Reserve Bank of India Mobile Payment Guideline 2008 to build the foundation for a full range of mobile based बैंकिंग सर्विस। तो प्यारे बच्चों, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमपीएस, इसको आप लोग जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप ऑफ द बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर बिल्डिंग द इशू ऑफ शेयर इन इंडिया। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यहाँ पे हमें अरेंज करना है। तो प्यारे बच्चों, बुक बिल्डिंग में हम सबको पता है सबसे पहले हम लोग मर्चेंट बैंक या बात कर लें हम लोग एक स्पॉन्सर बैंक का क्या करते हैं, स्पॉन्सर बैंक का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो हमें एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने आंसर को तुरंत लगा सके, जल्द से जल्द लगा सके, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि स्पॉन्सर बैंक वाला ऑप्शन कहाँ पे है। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द मर्चेंट बैंकर, तो हमें एंड सिंडिकेट मेंबर,
सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होना चाहिए एज एन अंडर राइटर के रूप में। तो सी ऑप्शन पहले आएगा। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में से सी कहाँ पे पहले है, तो सर सी हम लोग को पहले ही ऑप्शन में पहला ही दिख रहा है और किसी ऑप्शन में सी फर्स्ट नंबर पे नहीं है। इट मीन्स आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। तो पहले अपॉइंट करेंगे मर्चेंट बैंकर को, फिर प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ द रेट, फिर प्रोस्पेक्टस हम लोग प्रिपेयर करेंगे और उसको फाइल करेंगे सेबी अप्रूवल के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद बुक रनर एंड सिंडिकेट मेंबर जनरेट करेंगे अवेयरनेस को, क्रिएट डिमांड एंड रन द ऑर्डर ऑफ द बुक, ठीक है। तो सी डी बी मिल गया आंसर में, तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बुक बिल्डिंग क्या होता है? बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है बाय विच एन अंडर राइटर डिटरमाइन करता है हमारे प्राइस को, ठीक है ना, एट विच द शेयर मस्ट बी सोल्ड इन एन आईपीओ। तो बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से अंडर राइटर सबसे पहले डिटरमाइन करता है कि हम लोग किस दाम पे अपने शेयर्स को क्या करेंगे, आईपीओ में सबसे पहले सोल्ड करेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी रिक्वायर्ड द अंडरराइटर। तो जिस प्रोसेस से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है इस प्रोसेस के लिए हमें एक अंडरराइटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये पूरा का और बुक बिल्डिंग प्रोसेस कैसी प्रोसेस होता है तो सब हम लोगों ने देखा अभी। सबसे पहले हायर करेंगे हम लोग एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को, अंडरराइटर को, मर्चेंट बैंकर को या स्पॉन्सर को, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक देन इनवाइट्स लार्ज स्केल ऑफ बायर, फिर हम लोग वो इन्वाइट करेंगे। फिर बुक इट इज देन बिल्ड ए थ्रू द लिस्ट एंड एवेल्यूएशन ऑफ द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इशू। फिर द अंडरराइटर पब्लिशेस द डिटेल ऑफ द फिर बिड्स इन ऑर्डर। तो वो पब्लिश करेगा डिटेल ऑफ द बिड्स। शेयर्स आर एलोकेटेड टू द एक्सेप्टेड बिडर्स, ठीक है। उसके बाद द प्राइस डिटरमाइंड इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अगर आप लोग को इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा देखिए, यहाँ पे तो मैंने इस प्रोसेस को बहुत ही समराइज फॉर्म में लिखा है लेकिन मैंने डिटेल में भी लिखा है, ठीक है ना। ये है डिटेल बेटा। तो अगर आप लोग डिटेल में भी पढ़ना चाहोगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस को तो डिटेल में भी आप पढ़ लीजिए ज़रूर। मेरा सजेशन यही है कि आप डिटेल में ही पढ़िए, क्योंकि हम लोग बता नहीं सकते ना कि एग्जामिनर जो है हमें बुक बिल्डिंग का प्रोसेस समराइज फॉर्म में पूछेगा कि डिटेल में। बट अगर हम लोग किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ लेंगे तो उसका समरी बोलना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अगर आपको दो तीन प्रोसेस ऊपर से आप पढ़ लो और 2-3 प्रोसेस आप लास्ट से पढ़ लो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो भी आप सवाल को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे 4 कमेटी दी गई है। सबसे पहले राज स्टडी ग्रुप जो कि 1975। देखिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस और जवाब हो जाते हैं। यहाँ पे तो पूछा कौन सा कमेटी एनबीएफसीज को रिकमेंड किया था। अब आपके एग्जाम में ये भी हो सकता है ये चारों कमेटी दे दिया और इसके एस्टेब्लिशमेंट डेट आपसे पूछ लिया जाए। ये भी हो सकता है ये चारों कमेटी दे दिया और इससे रिलेटेड कौन सा कमेटी किससे संबंधित है वो पूछ लिया जाए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन गए। एक खुद ये एनबीएफसी का क्वेश्चन, दूसरा पूछ लेगा चिट फंड का कमेटी कौन किससे रिलेटेड है, मनी मार्केट का कमेटी किससे रिलेटेड है, बैंकिंग का कमेटी। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को कि डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछ सकता है मैच द कॉलम में। आप लोगों को किस कमेटी किससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड मैच द कॉलम में आ सकता है। तो तरह तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एनबीएफसी से कमेटी कौन से रिलेटेड है प्यारे बच्चों, राज स्टडी ग्रुप 1975 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और हाँ आप लोगों को अरेंजमेंट करने के लिए भी आ सकता है कि कौन सा कमेटी पहले आया किसके बाद कौन सा आया, सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो देखिए राज स्टडी ग्रुप चिट फंड कमेटी है, ये 1975 में आया था। चक्रवर्ती कमेटी ने रिकमेंड किया था मनी मार्केट को, ये 1985 में आया था। वाघुल कमेटी बैंकिंग के बहुत सारी चीज़ों को रिकमेंड किया था, ये 1987 में आया था। और शाह कमेटी जो है ये आपका एनबीएफसी से रिलेटेड है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से ये कमेटी रिलेटेड है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एनबीएफसी क्या होता है। तो एनबीएफसी जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ है एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की तरह, ऑर्गेनाइज एक फाइनेंशियल सिस्टम है। ये एक ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का। द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम कैन ब्रॉडली सेड कॉम्प्राइजेस ऑफ, इसमें बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इसमें सारे बहुत सारे चीज़ें समा जाते हैं। एनबीएफसी आर कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द बैंक एंड फाइनेंशियल, मैंने कहा ना सारे बहुत सारी चीज़ें समा जाते हैं। तो इसमें कुछ फंक्शंस हम लोग बैंक के भी देख लेते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी इसमें फंक्शंस आप देख लेंगे। तो एनबीएफसी हैव फ्लोरिस्ड एंड हैव बिकम प्रोमिनेंट इन अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बहुत सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है प्यारे बच्चों ये करता है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने हिस्ट्री को भी मेंशन कर दिया कि एनबीएफसी कब कैसे किस समय से शुरू हुआ था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये है एनबीएफसी से रिलेटेड बहुत सारे कमेटीज, जैसे जेम्स राज कमेटी 1974, डेट्स आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चक्रवर्ती कमेटी 1984 का है, वाघुल कमेटी, ठीक है, तो ये नरसिम्हम कमेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, डॉक्टर एसी शाह कमेटी। अच्छा, ये सब कमेटी जो है बैंकिंग से संबंधित कमेटी है, नॉट एनबीएफसी। एनबीएफसी से संबंधित जो कमेटी है वो है डॉक्टर एसी शाह कमेटी। ठीक है, उसके बाद खन्ना कमेटी है, वासुदेव कमेटी है। चलिए, तो प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ चले हैं और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो एसेट्स क्लास और उसके टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग एसेट्स क्लास ए को देखें तो ये अल्टरनेटिव एसेट से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो ये ए से रिलेटेड हो गया। उसके बाद एसेट्स क्लास सी, तो प्यारे बच्चों एसेट्स क्लास सी जो है ये हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिवेंचर से रिलेटेड है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिवेंचर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद अगर आप लोग बात करें एसेट्स क्लास ई, ठीक है, तो एसेट्स क्लास ई जो है ई फॉर इक्विटी शेयर, ई फॉर इक्विटी शेयर, ठीक है, और जी फॉर गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, ई फॉर इक्विटी शेयर, जी फॉर गवर्नमेंट। अगर आप लोगों को ये दो भी ऑप्शन पता है तो भी आप करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे। देखिए जी फॉर गवर्नमेंट मतलब डी का 2, तो डी का 2 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी का 2, ठीक है, तो डी का 2 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एनपीएस, एनपीएस से रिलेटेड यहाँ पे चॉइस के बारे में बताया गया है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स का। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को मेंशन कर दिया, एसेट्स क्लास ई, ई फॉर इक्विटी, सी फॉर कॉर्पोरेट डेप्ट एंड डेप्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, ए फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दो तरीके के चॉइस होते हैं एनपीएस के लिए, एक होता है एक्टिव चॉइस, ये एक्टिव चॉइस में ये 4 एसेट्स के कैटेगरी होते हैं, और एक होता है ऑटो चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्पोज टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को कौन सा ऐसा चीज है जो रोकता है, बढ़ने नहीं देता है, प्रमोट नहीं करने देता है। तो यहाँ पे बात किया जाता है कि इसका जो लिमिटेशन है यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, तो फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है यूनिवर्सल एक्सेस नहीं मिल पाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा पीछे रह जाता है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत सारे बच्चों को पता है भी, बहुतों को नहीं पता है, पर कोई नहीं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस have to access useful and affordable financial product and services। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स जहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते दाम पे यूजफुल और अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, सर्विसेज अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिससे कि आप अपने नीड्स को फुलफिल कर सके रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल नीड, जैसे ट्रांजेक्शन रिलेटेड नीड, पेमेंट रिलेटेड, सेविंग रिलेटेड, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, डिलीवर्ड इन ए रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे। Financial inclusion has been identified as an enabler for 7 of the 17 Sustainable Development Goal। जो हमारा SDG है Sustainable Development Goal, उसमें ये 7वें नंबर का जो गोल है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। ये बात यहाँ पे ये आप लोगों के पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है और पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी। चलिए, कुछ और भी बातें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, तो जरूर आप लोग इस बार इसको भी एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव, तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूर पढ़ लेना है आपको, मे भी चांसेस है कि वो इस बार के पेपर में आप लोगों को शायद देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये मोस्ट आईएमपीस को मार्क कर लेंगे और इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज डेवलप एंड मैनेज बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। जो आप लोगों का भीम ऐप है, भारत पे है, ठीक है ना, ये सब कौन मैनेज करता है, एनपीसीआई। तो बोला है कौन सा, एनपीसीआई ने किसको डेवलप किया था, ठीक है ना, बनाया किसको था, तो एनपीसीआई ने जो बनाया था खुद से सबसे पहले वो रुपे कार्ड को बनाया था, किसको, रुपे कार्ड को। तो चलिए यहाँ पे एनपीसीआई के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक अम्ब्रेला ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग द रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, इज एन इनिशिएटिव, ये एक आरबीआई का इनिशिएटिव है एंड इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ सिस्टम एक्ट 2007 का, फॉर क्रिएटिंग ए रॉबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया।
कंसिडरिंग द यूटिलिटी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बार बार आप लोगों को फुल फॉर्म इसका मैं याद दिलाऊंगा क्योंकि फुल फॉर्म इसका पूछा जाएगा। इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए, ये एक एनपीओ की तरह काम करता है। एनपीओ हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास 11 12 में, तो ये भी एक एनपीओ की तरह काम करता है अंडर द प्रोविजन। एनपीओ किसमें है? सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956, नाउ सेक्शन 8। तो कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 8 है वो आपका एनपीओ से रिलेटेड है। तो आप लोगों के लिए 1956 एक्ट का सेक्शन रिलेवेंट नहीं है प्यारे बच्चों, बट कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 8 जो है ये एनपीओ से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। तो एनपीसीआई ने डेवलप किया था रुपे को। रुपे एक इंडिजिनियस डेवलपमेंट पेमेंट सिस्टम है डिजाइन टू मीट दी एक्सपेक्टेशन एंड नीड ऑफ द इंडियन कंज्यूमर बैंक एंड मर्चेंट इकोसिस्टम। रुपे सपोर्ट द इशुएंस ऑफ द डेब्ट क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड बाय द बैंक इन इंडिया एंड देयर बाय सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ द रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इन इंडिया। ठीक है, रुपे यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरआरबी इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आरबीआई एसबीआई की कुछ स्पॉन्सर्ड आरआरबीज है, इसको अरेंज करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे देखिए सारे के सारे डेट्स मेंशन किया आप लोगों के लिए। तो सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक 1978 को आया था। ठीक है, तो सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक कब आया था? देखिए 1978 को आया था। उसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश 1983 में, मध्यांचल जो है 2012 में। तो 1983 में ये 1983 में ये 2012 में आया था। फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग राजस्थान जो है 1 अप्रैल 2014 को और ये 20 अक्टूबर को। ठीक है ना, तो राजस्थान जो है 1 अक्टूबर 2014 को, और तेलंगाना जो है आपका सबसे लास्ट में आया है, ये है 20 अक्टूबर को। ठीक है ना, ये कब आया है? 20 अक्टूबर 2014 को आया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो ये है आप लोगों का कौन सा, ये वाला जो है ये यहाँ पे 1 अप्रैल होगा। क्या 1 अप्रैल होगा? ठीक है, 1 अप्रैल होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो प्यारे अच्छा सिक्वेंशियल ऑर्डर पूछा है, तो सबसे पहले अपने को क्या दिख रहा है? 1983 यानी कि अरुणाचल, ई पहले ऑप्शन पे 1983। ठीक है ना, उसके पहले क्या है? सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। अच्छा सी होगा फिर ई होगा। ठीक है ना, तो देखिए सी और ई आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो सर सी और ई हमको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड आंसर ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस डेट्स को जरूर से चेकआउट कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज भी मैच द कॉलम के फॉर्म में भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन को क्या है? तो बैंक ऑफ इशू कहा जाता है इसको, बैंकर्स बैंक, रेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, रेगुलेटर ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, नहीं रेगुलेटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इनको कहा जाता है। ठीक है ना, फिस्कल पॉलिसी तो सरकार का काम होता है। क्रेडिट कंट्रोल, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, तो ABDE। ठीक है, तो ABDE ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग का फंक्शन ऑफ आरबीआई, बैंकर्स बैंक, डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सेटलमेंट, इशू ऑफ करेंसी, मॉनेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड डिक्टेशन ऑफ द फेक करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। पूछा है दी ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल आर मार्केटेबल एंड हैव ए सेकेंडरी मार्केट आर इशूड टू दी पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सही बात है, जो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल है ये मार्केटेबल है, बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड हैव ए सेकेंडरी मार्केट आर इशूड टू दी पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Ad hoc treasury bill are issued only in favor of the Reserve Bank of India which is authorized to issue currency note। सही बात है, जो ad hoc treasury bill होता है इसको हम लोग इमरजेंसी ट्रेजरी बिल भी कहते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम पे इसको इशू किया जाता है और इसको सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक के ही फेवर में इशू किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है इस हिसाब से। ठीक है प्यारे बच्चों, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो
प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 के कवर कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज यूनिट 8 के दिसंबर 2023 के पीवाईक्यू को। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपने फैमिली का जरूर से ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वीडियोस के साथ, कुछ और नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स स्टडी क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।